हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैमग्रो एकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी जो जैविक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन कैसे होता है। आज अपने बात करेंगे जैविक पदार्थ के अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक। अपघटन या विघटन भी कह सकते हैं। विघटन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। देखो भाई, कौन कौन से कारक हैं जो इनके अपघटन को प्रभावित करते हैं। पहला जो इसमें आता है वो आता है पेड़ पौधों की प्रकृति या पौधों की प्रकृति। पौधों की प्रकृति। दूसरा जो इसके अंदर आता है अपने, वो आता है मृदा में नमी। तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है वातन। चौथा जो इसके अंदर आएगा वो आता है मृदा ताप। क्या आता है? मृदा ताप। उसके बाद में अगर अपने बात करें, जो नेक्स्ट इसके अंदर आता है वो आता है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। क्या आता है? कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के बाद में अगर इसमें बात करें तो वो देखो कौन सा आता है इसमें, वो आता है पीएच। और लास्ट में जो इसमें आता है वो आते हैं पोषक तत्व। क्या आते हैं? पोषक तत्व। तो ये वो 7 कारक हैं जो मृदा में जैविक जीवांश पदार्थों के अपघटन को निर्धारित करते हैं। अब ये कैसे इफेक्ट करते हैं अपने बात करते हैं वन बाय वन। पहले बात करते हैं पौधों की प्रकृति की। पौधों की प्रकृति जो है वो किस तरह से अपघटन को या उनके विघटन को प्रभावित करती है। तो ध्यान रखना, जो नए पौधे होते हैं, नए व सरस पौधे, नए और सरस पौधों का विघटन अधिक होता है। विघटन क्या होता है? अधिक। या ये कह सकते हैं कि इनका विच्छेदन क्या होता है? अधिक होता है। क्यों होता है अधिक? इसका कारण समझना, क्योंकि इनमें जल विलेय नाइट्रोजन यौगिक अधिक होते हैं। जल विलेय नाइट्रोजन यौगिक क्या होते हैं? अधिक होते हैं। और लिग्निन क्या होता है? कम होता है। लिग्निन क्या होता है? कम होता है। तो ये क्या होते हैं? ज्यादा, अपने कह सकते हैं कि जल्दी विघटन हो जाता है इनका। वहीं अगर अपने बात करें, जो पक्के और पुराने पेड़ हैं, जो पके हुए और पुराने पेड़, पके हुए व पुराने जो पौधे होते हैं, पुराने पौधे, उनका विघटन क्या होता है? कम होता है। विघटन क्या होता है? कम होता है। कारण उसका क्या है? क्योंकि इनमें लिग्निन अधिक होता है। लिग्निन अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण इनका विघटन क्या होता है? कम होता है। देखो, अपने पिछली क्लास में किया था कि लिग्निन जो है उसका विघटन क्या होता है? सबसे अंत में। अब क्योंकि पुराने पौधों में लिग्निन ज्यादा है तो इनका जो लिग्निन है उसको विघटन होने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये इनका विघटन क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये हो गया इसके अंदर पहला। दूसरा जो है वो इसके अंदर जो आता है वो आता है, देखो कौन सा दूसरा जो आता है वो आता है मृदा नमी। ध्यान रखना, अगर मृदा सूखी है, अगर मृदा क्या है? सूखी है, तो विघटन कम होगा। विघटन क्या होगा? कम। क्यों होगा कम? क्योंकि मृदा सूखी है, उसमें नमी है नहीं। तो जो उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो पेड़ पौधों का या अन्य जीवांश पदार्थों का अपघटन करते हैं, उनको जल मिलेगा नहीं। जल नहीं मिलेगा तो वो उसका विघटन नहीं कर पाएंगे। दूसरा इसमें, अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा गीली मृदा भी अपने को चाहिए। अगर बिल्कुल दलदल वाला एरिया होगा, दलदली एरिया, दलदली क्षेत्र अगर होगा, अब दलदली क्षेत्र में नमी की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी विघटन क्या होगा? कम होगा। विघटन क्या होगा? कम होगा। कारण इसका क्या है कि जहां पर दलदली क्षेत्र होगा वहां पर क्या होगा कि मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी रोम छिद्र नहीं बचेंगे। मिट्टी के अंदर रोम छिद्र नहीं बचेंगे, या मिट्टी के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे जो सुराग होते हैं जिसके थ्रू वायु जो है वो वायुमंडल से पृथ्वी में प्रवेश करते हुए बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब उसके ऊपर तो पानी आ गया। तो अंदर सूक्ष्म जीवों को वायु नहीं मिलेगी तो उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो फिर आपको फिर होना क्या चाहिए? तो ध्यान रखना, लगभग 60 से 80% नमी जो होती है वो उपयुक्त रहती है विच्छेदन के लिए।
कितनी उपयुक्त रहती है? 60 से 80% नमी। तीसरा जो इसके अंदर आता है मृदा नमी के बाद में, वो आता है वातन। क्या आता है? वातन। वातन मतलब कि वायु का आवागमन। वायु का आवागमन किसके अंदर? मृदा के अंदर। वातन मतलब वायु का आवागमन, वायु अपने मृदा के अंदर। तो वायु का आवागमन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन मिलेगी, वो उतनी तेजी से क्रियाशीलता बढ़ेगी उनकी। वायु का आवागमन अगर ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा? क्रियाशीलता क्रियाशीलता जो है वो बढ़ेगी और उनकी जो संख्या है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो वातन अच्छा होगा तो वायु का आवागमन अच्छा होगा तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ेगी और उनकी संख्या भी बढ़ेगी, जिसके कारण अपने कह सकते हैं कि अपघटन या विच्छेदन की दर भी बढ़ेगी। वातन के बाद में अगला जो आता है, नेक्स्ट देखना इसके अंदर जो आता है वातन के बाद में, वो आता है ताप या मृदा ताप। क्या आता है? मृदा ताप। अब मृदा ताप जो होना बहुत अधिक है, ना ही तो अपने को बहुत अधिक मृदा ताप चाहिए, ना ही बहुत कम मृदा ताप चाहिए। ध्यान रखना, ना ही तो अपने को बहुत अधिक मृदा ताप चाहिए, ना ही बहुत कम मृदा ताप चाहिए। अब कहने को 5 डिग्री सेल्सियस पर विच्छेदन हो सकता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 5 डिग्री सेल्सियस पर विच्छेदन हो सकता है, लेकिन ये उतना नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। मतलब ये अपनी अधिकतम क्षमता पे विच्छेदन नहीं कर पाएंगे जो सूक्ष्म जीव है, क्योंकि उनकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फिर टेम्परेचर कितना रखें? अच्छा एक और बात, अब 5 डिग्री सेल्सियस पर विच्छेदन हो सकता है का मतलब है कि 5 डिग्री सेल्सियस वो न्यूनतम तापमान है जिस पर विच्छेदन हो सकता है। अगर 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया तो बहुत ही अपने कह सकते हैं नेग्लिजिबल या बहुत ही न्यूनतम मात्रा में विच्छेदन होगा। तो 5 डिग्री सेल्सियस तो मिनिमम रखना है। अब जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विच्छेदन बढ़ता जाएगा। और मैक्सिमम विच्छेदन जो होता है वो कितना होता है? उपयुक्त ताप जो होता है विच्छेदन के लिए, उपयुक्त ताप जो होता है विच्छेदन के लिए वो होता है लगभग 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वो उपयुक्त होता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ताप बढ़ाने पर विच्छेदन बढ़ता जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भी विच्छेदन होता रहेगा, क्योंकि उस तापमान पर जो विच्छेदन करने वाले सूक्ष्म जीव है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। और इसीलिए आप देखना जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पर विच्छेदन क्या होता है? बहुत कम होता है। आपने शायद देखा भी होगा कई बार, जैसे किसी व्यक्ति की या जानवर की मृत्यु हो जाती है और उसकी बॉडी को अगर अपने को संभाल के रखना होता है तो अपने क्या करते हैं? उसको डीप फ्रीजर में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि वहां पे तापमान बहुत कम है। तापमान कम होने के कारण जो सूक्ष्म जीव है उसके बॉडी को डिकम्पोज नहीं करेंगे। और उसके अलावा आप देख सकते हो जैसे मान लो कि कोई पहाड़ी इलाका या बर्फीला इलाका है, वहां पर अगर मान लो किसी जीव जंतु की मृत्यु होगी तो उसकी जो बॉडी है वो वहीं पे पड़ी रहती है, सालों साल वो डिकम्पोज नहीं होती है। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा ही नहीं रहा, वो जीरो से नीचे ही बना हुआ है, जिसके कारण उसका विच्छेदन वहां पे नहीं होता। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। क्या आता है? कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को आप ऐसे लिख सकते हो C/N। तो यहाँ से अपने दो रेवोल्यूशन निकाल सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला कि अगर कार्बन बढ़ेगा, कार्बन अगर बढ़ेगा तो विच्छेदन क्या हो जाएगा? कम। विच्छेदन कम। और अगर कार्बन कम होगा तो विच्छेदन क्या होगा? बढ़ जाएगा। विच्छेदन बढ़ेगा। या ये कह सकते हो कि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो अगर बढ़ रहा है तो विच्छेदन कम होगा, और अगर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कम हो रहा है तो विच्छेदन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखो जो आता है वो कौन सा आता है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के बाद में, वो आता है अपने पीएच। तो ध्यान रखना पीएच का भी प्रभाव पड़ता है। तो अपने को जो उपयुक्त पीएच चाहिए, जो कि होनी चाहिए, वो होती है लगभग 6.5 से 7.5। या अगर आप थोड़ा बड़ा रेंज लेना चाहो तो कितनी होती है? 6 से 8 पीएच। तो ये जो है वो उपयुक्त पीएच है किसी भी सूक्ष्म जीव द्वारा जैविक पदार्थों के अपघटन की। अगर इससे बहुत ज्यादा कम या इससे कम या इससे अगर ज्यादा हो रही है तो जीवांश पदार्थों का अपघटन अच्छे से नहीं होगा। ठीक है। और क्योंकि जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए एक उपयुक्त पीएच होती है, वो उसी पीएच पर काम करते हैं। अब कुछ एक स्पेसिफिक हो सकते हैं जो थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा पीएच पर काम करे, पर ज्यादातर जो सूक्ष्म जीव जो कि जीवांश पदार्थों का अपघटन करते हैं वो किस पर काम करते हैं? 6.5 7.5 या आप कह सकते हो 6 से 8 के बीच में। और लास्ट में जो इसमें आते हैं वो आते हैं पोषक तत्व। क्या आते हैं? पोषक तत्व।
अब ये क्या है, देखो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो अपने उर्वरक होते हैं, उर्वरक से अगर अपने पोषक तत्व मिलाने पर, उर्वरक से अगर अपने पोषक तत्व मिलाने पर जो विघटन होता है, विघटन की दर जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो ये थे बच्चे आपको जो वो तत्व, जो पोषक तत्वों की मात्रा को या पीएच को या वातन को, कि ऐसे तत्व, ये ऐसे घटक थे जो अपने कह सकते हैं कि विच्छेदन की मात्रा को प्रभावित कर रहे थे या विच्छेदन की दर को प्रभावित कर रहे थे या जीवांश पदार्थों के अपघटन या विघटन की दर को प्रभावित कर रहे थे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन है तो भी बता सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल से या आप हमारी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये क्लास भी आपको ऐप पर मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।